ढंग का। कोर्ट ने पूछा कि क्या अगर आपकी बेटी होती, और ये सवाल सीधा एडीजी प्रशांत कुमार से पूछा कि अगर आपकी बेटी होती तो भी क्या बिना देखे ऐसे जला देते। हाईकोर्ट की यूपी पुलिस प्रशासन को फटकार आज लगी है। हाईकोर्ट ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से पूछा, आपकी बेटी होती तो बिना देखे अंतिम संस्कार होने देते। कोर्ट ने पूछा, अमीर की बेटी होती तो भी ऐसा ही करते। कोर्ट में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने चुप्पी साधी। अंतिम संस्कार गंगा जल से आपने किरोसिन छिड़कवाया। हाथरस में मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है, ये हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। अभिषेक मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, आज वो तमाम बातें जिसको लेकर जबरदस्त गुस्सा देश में था, कोर्ट ने पूछा है, गंगा जल के साथ अंतिम संस्कार होता है, आपने किरोसिन तेल छिड़क कर जला दिया। बिल्कुल अंजना, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आज जब कोर्ट में पेशी हुई और जब पीड़ित परिवार की ने अपनी आपबीती उन्हें सुनाई, उन्होंने उन सारी बातों का जिक्र किया जो लगातार हम भी सवाल उठा रहे हैं और पीड़ित पक्ष लगातार मीडिया के सामने बार बार कहता रहा कि क्यों हमें नहीं अंतिम दर्शन करने दिए गए, क्यों उस हमारी बेटी को आधी रात के साय में जला दिया जाता है और हमें बताया तक नहीं जाता। डीएम साहब पहुंच जाते हैं, फटकार लगाते हैं, कोरोना के कारण अगर मौत होती तो तुम्हें नहीं मिलता मुआवजा, जो मिल गया उसमें कुछ तो तमाम तरह की बातें हुई और परिवार ने बार बार इस बात को सामने रखा। इस पूरी बात को हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया है, पूरे स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया गया एक के बाद एक और लगातार क्रॉस क्वेश्चनिंग भी यहां पर की गई एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से, उसके साथ साथ डीएम हाथरस के साथ में कि क्यों इस तरीके से ह्यूमन राइट का वायलेशन किया गया। यहां तक भी उन्होंने कह दिया कि क्या अगर आपकी बेटी होती तो क्या आप भी इस तरीके से उसका अंतिम संस्कार होने देते। और तमाम तरह की चीजों को सामने रखा है अंजना इस पूरे हियरिंग के दौरान। और एक और महत्वपूर्ण परिवार का पक्ष था, उसने 3 बातें सामने रखी थी। पहली कि हमें सुरक्षा मुहैया कराई जाए, दूसरी इसका ट्रायल दिल्ली या मुंबई में कराया जाए और तीसरी कि इसकी प्राइवेसी को यानी इसको मेंटेन किया जाए। तो इन तीनों को उन्होंने मान लिया है। हालांकि अभी केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो इसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, लेकिन आगे इस पे विचार जरूर होगा। तो कहीं ना कहीं बात साफ है कि इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी लचर रवैया था वो पूरा का पूरा सामने आया और पीड़ित परिवार ने बुलंदी के साथ बड़ी निर्भीकता से सारी बातें जज के सामने रखी है। कोर्ट ने एक ही बात जो कही है, अगर उस पर सब सोच विचार कर ले तो तभी तस्वीर बदलेगी, और वो ये कि अगर आपकी बेटी होती तो कैसा करते। ये वो संवेदनहीनता है जो इस देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने खुद ही इसका संज्ञान लिया, जिसके बाद आज पीड़ित परिवार की तरफ से 5 लोग सुबह 5 बजे निकले, कोर्ट के सामने जाकर अपनी बात रखी और वहां पर प्रशासन, पुलिस वाले जवाब नहीं दे पा रहे थे कोर्ट की बातों का। सुरक्षा व्यवस्था आपको ले जाने के लिए चाबी बंद है। ये तो देखो जाएंगे जब लगेगा उसको पूरी तरह से व्यवस्था की गई हमारी ले आने लाने के लिए। और ये भी क्वेश्चन आए, कोर्ट का कहना कि अगर इस पीड़ित परिवार की, गरीब परिवार की जगह क्या कोई बहुत ही रिच पर्सन होता तो इस तरीके से क्या आप जला देते। जस्टिस राजन राय और जस्टिस पंकज मित्तल ने पीड़ित परिवार की फरियाद सुनी। दोपहर 2:45 बजे अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। हाईकोर्ट ने सबसे पहले पीड़िता का अंतिम संस्कार परिवार वालों की सहमति से किया गया था। पीड़िता के भाई ने कहा, अंतिम संस्कार बिना हमारी सहमति के हुआ था। पुलिस ने हमें परेशान किया, हमें पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। इस पर जिलाधिकारी ने कहा, अगर शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता तो कानून व्यवस्था की हालत खराब हो सकती थी। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि शव जलाने का फैसला उन्होंने ही लिया था, लेकिन परिवार वालों की रजामंदी भी इसमें शामिल थी। परिवार ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि उन्हें उनके बेटी का शव नहीं देखने दिया गया, जबरन उसे जलाया गया। जबकि डीएम से जब पूछा गया तो डीएम ने यह कहा कि उस दिन परिवार से सहमति ली गई थी और नीचे के अधिकारियों ने जो उन्हें बताया था उसके बाद ही इस शव को जलाया गया। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह रहा कि प्रशासन ने कहा कि अगर उसे नहीं जलाया गया होता तो लॉ एंड ऑर्डर
बड़ा एक मुद्दा बन सकता था, लेकिन परिवार ने इस मुद्दे पर टोका और ये कहा कि जब भारी तादाद में पुलिस बल मौजूद था तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या कैसे होती। अब तमाम बातों के जवाब 2 नवंबर को मिलेंगे। हाईकोर्ट की सुनवाई 45 मिनट तक चलनी थी, लेकिन ये करीब 1.5 घंटे तक चली। पीड़िता के परिजनों ने आगे जांच में फंसाए जाने की आशंका जताई, साथ ही पुलिस और डीएम पर भी आरोप लगाए। हाईकोर्ट ने इससे पहले इस मामले में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के अलावा हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार और एसपी रहे विक्रांत वीर को तलब किया था। हाईकोर्ट ने हाथरस कांड में पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई, साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 नवंबर की तारीख दे दी। 2 नवंबर को पीड़िता के परिजनों के आरोपों पर बहस होगी। राज्य जो एक्सक्यूज दे रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू था, बहुत सारे वीडियोज का पीड़ित परिवार की तरफ से कहा गया कि हमारे पास भी वीडियो हैं, और राज्य कह रहा है कि वहां पर बहुत ज्यादा गैदरिंग थी, जबकि ऐसा नहीं था। हार्डली 50 से 60% थे। जब नाइट में अंतिम संस्कार किया गया, जो रिलेटिव्स थे उनके गांव के कुछ लोग थे, जबकि वहां पुलिस फोर्स बहुत ज्यादा थी, करीब 200 से 300 की संख्या थी। तो लॉ एंड ऑर्डर तो बिगड़ ही नहीं सकता था। पुलिस के पास आम से अपने तरीके, अपना मेथड है, वैसे वो वर्क करती, लेकिन एटलीस्ट उस बेटी को सुबह 5 बजे तक उनको अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, परिवार को दिखाया जाता। अंतिम संस्कार के बारे में ही डिसीजन अभी होना है। हमने अपना पक्ष रखा है, पीड़ित पक्ष ने अपना पक्ष रखा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है। अब जो भी निर्णय आएगा उसके बाद, अभी 2 नवंबर। इससे पहले सुबह 5 बजे हाथरस कांड का पीड़ित परिवार कड़ी सुरक्षा के बीच फूलगढ़ी गांव से लखनऊ के लिए रवाना हुआ था। इस काफिले में पीड़िता के माता पिता, 2 भाई और एक भाभी भी शामिल थी। हाथरस की एसडीएम अंजलि गंगवार और सीओ शैलेंद्र वाजपेयी भी पीड़ित परिवार के साथ थे। हमारे जो घटना हुआ है 29 तारीख को, उसके बारे में सुनवाई हमारी, उसके बारे में कुछ सुरक्षा व्यवस्था आपको ले जाने के लिए चाबी बंद है। ये तो देखो जाएंगे जब लगेगा तो पूरी तरह से व्यवस्था की गई हमारी ले जाने लाने के लिए। हम आपको दिखाना चाहेंगे काफिला मिनट दर मिनट और जो पल पल लखनऊ की तरफ बढ़ता जा रहा है, और ये काफिला है उसको पूरी सुरक्षा मानकों के साथ किया जा रहा है, जिसमें तमाम अधिकारी गण मौजूद हैं, जो कि यूपी पुलिस के अधिकारी हैं, इसके अलावा एसडीएम है, सीओ है, और जो लोकल पुलिस है वो भी एस्कॉर्ट करने के लिए है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस कांड पर स्वतः संज्ञान लिया था, जिसमें सुनवाई के लिए आज की तारीख दी थी। आज की सुनवाई के बाद पीड़िता के परिजनों को इंसाफ की उम्मीद बढ़ गई है। उधर सीबीआई ने भी गैंग रेप का केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी शिवेंद्र इस वक्त हमारे साथ सीधे इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। अभिषेक लगातार बने हुए हैं। शिवेंद्र, अब खबर यह है कि इस पूरे मामले में कोर्ट का एक पक्ष और जो कुछ हुआ वो हमने आज दिखा दिया है। इससे पहले कि हम शिवेंद्र के पास चले, आइए आपको सुनाते हैं निर्भया कांड में जो निर्भया की परिवार के लिए वकील बनी थी सीमा कुशवाहा, वही हाथरस के मामले में भी पीड़िता की वकील बन रही हैं। आज उन्होंने कोर्ट में बाकायदा अपना पक्ष भी रखा है। आपको सीधे लिए चलते हैं। सीमा कुशवाहा से हमारे सहयोगी ने बात की है, क्या वो कह रही हैं सुनिए। वकील सीमा कुशवाहा जी उनसे बात करते हैं। सीमा जी, ये बताइए क्या अंदर बात हुई? देखिए, अंदर कोर्ट में पीड़ित परिवार के सभी सदस्यों ने, कोर्ट ने सारा उनके जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो उनकी बेटी की डेथ हुई है, जो जिस तरीके से अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया, वो सारी चीजें पूछी और पीड़ित परिवार ने अपना पूरा पक्ष रखा। साथ ही साथ राज्य ने भी अपना पक्ष रखा, जिसमें उनके जो भी लॉयर्स थे वो लोग अपीयर हुए स्टेट की तरफ से, और साथ ही जो है पीड़ित जो डीएम जो वहाँ के हैं हाथरस में जो डीएम थे, उनसे पूछा गया कि आपने ये डिसीजन कैसे ले लिया। अगर उनका कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर फेल हो रहा था, तो कोर्ट का क्लियर ऑब्जर्वेशन है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर फेल हो रहा था तो आप और फोर्स बुला सकते थे, लेकिन आप किसी के बेसिक जो ह्यूमन राइट्स या फंडामेंटल राइट की इस तरीके से रात में दाह संस्कार नहीं कर सकते बिना परिवार की अनुमति की। तो कोर्ट ने ये सारी बातें रखी हैं और राज्य को भी अपना पक्ष और उन्हें रखना है। कुछ रिपोर्ट्स हैं, सारा कलेक्ट करके वो 2 नवंबर को 2 नवंबर पर क्या बात होनी, क्या बहस होनी है?
2 नवंबर में जो है वो बात यही होनी है कि राज्य जो एक्सक्यूज दे रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू था, बहुत सारे वीडियोज का पीड़ित परिवार की तरफ से कहा गया कि हमारे पास भी वीडियो हैं, और राज्य कह रहा है कि वहां पर बहुत ज्यादा गैदरिंग थी, जबकि ऐसा नहीं था। हार्डली 50 से 60% थे। जब नाइट में अंतिम संस्कार किया गया, जो रिलेटिव्स थे उनके गांव के कुछ लोग थे, जबकि वहां पुलिस फोर्स बहुत ज्यादा थी, करीब 200 से 300 की संख्या थी। तो लॉ एंड ऑर्डर तो बिगड़ ही नहीं सकता था। पुलिस के पास आम से अपने तरीके हैं, अपना मेथड है, वैसे वो वर्क करती, लेकिन एटलीस्ट उस बेटी को सुबह 5 बजे तक उनको अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, परिवार को दिखाया जाता। सुरक्षा को लेकर के परिवार ने कोई और बात कही, सुरक्षा को लेकर के आगे? हाँ बिल्कुल, सुरक्षा की बात की तो 3 प्रेयर थी और कोर्ट ने उसको कंसीडर भी किया है कि अभी तक तो राज्य ने जो भी लॉ एंड ऑर्डर फैलना हो इसके वजह से सुरक्षा व्यवस्था दे रखी है। उसके बाद भी परिवार को मैं सिक्योरिटी दिलाऊंगी, जिसको भी कोर्ट ने एडमिट किया। किसके बयान दर्ज हुए हैं? उनके परिवार के सभी सदस्यों के बयान। ये सीमा कुशवाहा जो बता रही थी, जो पीड़ित पक्ष की तरफ से वकील है, बता रही थी कि किस तरह से कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया, किस तरह के सवाल पूछे, किस तरह से जानकारी लेना चाहते थे, और सबसे खास बात यह कि जिस बात पे यूपी पुलिस को, सरकार को एम्बैरेसमेंट हो सकता है वो कि आखिरकार रात के अंधेरे में क्यों क्रिमेशन किया गया, और इसी का जवाब देने के लिए 2 तारीख का वक्त दिया है, जिससे 2 नवंबर को जब यहाँ कोर्ट में फिर से जवाब देना हो तो वो बता सके कि आखिरकार इसके